बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आज हम पढ़ेंगे जी साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब ये कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया इसका क्या मकसद है कि बेसिकली हमारे पास जितने भी टेस्ट होते हैं या जितने भी एक साइकोलॉजी का कोर्स होता है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है और जो चैप्टर्स होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें कौन कौन सी चीज़ों के नोट्स बनाकर उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको उन सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये एक क्विक नोट्स आप इनको कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरे अपने नोट्स हैं, यानी कि जिनको मैं इसके ऊपर एक और पार्ट भी बनाऊंगी। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ब्रीफ बनाया लेकिन नेक्स्ट में हम इससे ज़्यादा कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। साइकोलॉजी का जो पहला चैप्टर होता है उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी का बताया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की सब फील्ड्स, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंकेज विद इन साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड, फिर हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स का, फिर हम बात करेंगे जी अप्रोचेस टू साइकोलॉजी की, फिर हम ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड साइकोलॉजी की बात करेंगे, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि थिंक क्रिटिकली अबाउट द साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड इट्स सब फील्ड। ठीक है, जो साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी की सब फील्ड्स क्या हैं। जी, साइकोलॉजी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इसकी बहुत सिंपल और इजी डेफिनेशन होती है, स्टडी ऑफ माइंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े इलेबोरेटिव वे में इसको डिस्कस करेंगे, सो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी, लेकिन हम इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पर। वो है जी, साइकोलॉजी इज़ द साइंस दैट सीक टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि साइकोलॉजी में दो चीज़ें अंडरस्टैंड की जाती हैं, एक बिहेवियर, दूसरा मेंटल प्रोसेसेस। ठीक हो गया। एंड टू अप्लाई दैट अंडरस्टैंडिंग इन द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन वारफेयर। ठीक है, यानी वेलफेयर, यानी कि हम ह्यूमन की जो फलाह बहबूद के लिए इन सारे प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं। कौन से प्रोसेसेस? बिहेवियर को, यानी कि हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर हम इनकी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो इसको हम बेसिकली एक साइकोलॉजी कहते हैं या फिर हम इसको नफ्सियात कहते हैं। अच्छा, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत रिसेंटली साइकोलॉजी की एक डिस्कवर्ड है या फिर आप कह सकते हैं इमर्जिंग फील्ड है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। अच्छा, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये एक पूरा एक अलग कोर्स है, लेकिन यहाँ पर हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा टचअप करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। कि पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस ऑन द फैक्टर दैट मेक लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो गुड वर्च्यूज़ होते हैं, हमारी जो फुल पोटेंशियल होता है या हमारी जो हैप्पीनेस होती है, ये उसके ऊपर फोकस करता है। कि इसको कहते हैं जी पॉजिटिव साइकोलॉजी। अच्छा, कुछ सब फील्ड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, सब फील्ड्स का पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है कि सब फील्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी कि कोई वर्ड आ जाता है किसी भी साइकोलॉजी के साथ लगा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किस लिए होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की या कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि स्टडी बेसिक मेंटल प्रोसेसेस, ये बेसिक मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। ठीक है, फिर इनका रिलेशनशिप देखता है बिहेवियर्स के साथ, जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपके सामने रिपीट की हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं? ये हमारे कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ हैं, जिनको हम स्टडीज़ करते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं एंड देन हम इनको यूज़ करते हैं। और जो लोग इनको स्टडी करते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट इन पर काम करते हैं, उनको कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बायोलॉजी या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें सिमिलर होती हैं या आपको डिफरेंट नेम से पूछी जा सकती हैं। इसमें जो है वो क्या किया जाता है कि बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, हमारे हार्मोनल कंसंट्रेशंस, हमारी जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम्स, हमारे जो है वो ब्रेन सिस्टम या फिर हमारा जो पूरा ब्रेन है वो किस तरह फंक्शनिंग करता है और इससे हमारा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस किस तरह से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं। फिर जिस पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट ऐसा बंदा होता है जो कि इंडिविजुअल की यूनिकनेस को और ईच पर्सन जो भी यूनिकनेस होती है किसी बंदे की उसको देखता है और कम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट प्रेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अच्छा, पर्सनैलिटी में सबसे पहली बात होती है कि यूनिकनेस देखी जाती है कि एक बंदे के अंदर क्या क्या करैक्टर जो है वो उसको यूनिक बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं बिहेवियर के जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं पर्सनैलिटी स्टडीज़ होती हैं। और पर्सनैलिटी जो है एक बहुत ही वास्ट आप कह सकते हैं साइकोलॉजी का एक पार्ट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फ्लुएंशियल मतलब कि इम्पैक्ट है साइकोलॉजी के ऊपर जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हमारी लाइफ स्पैन
पर्सन की थ्रू आउट जितने भी चेंजेस आते हैं, मैचुरेशन होती है, मेंटल प्रोसेसेस और हमारे बिहेवियर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव साइकोलॉजिस्ट। क्वांटिटेटिव साइकोलॉजिस्ट ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, और जो रिसर्च होती है साइकोलॉजी में उसके लिए जो डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसके अलावा इंटरप्रेट करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, इन्फ्रेंशियल मेथड अप्लाई करते हैं, तो उनको जी कहते हैं क्वांटिटेटिव साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये आपको पता है कि थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं और डिसऑर्डर की कॉज को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देते हैं, यानी कि बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस को प्रिवेंट करते हैं और जो कि लिए डिसऑर्डर को मतलब कि कॉज करती हैं या लीडिंग कॉज होती हैं उनको फिगर आउट करते हैं, ठीक है। फिर आती है जी साइकाइट्री। साइकाइट्री क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिकल में, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। जी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि रिसर्च करते हैं और थ्योरीज डेवलप करते हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के ऊपर और लर्निंग मेथड और प्रोसेस के ऊपर, ठीक है जी। फिर स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि हमारे पास जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, इन सबको। फिर सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं कि किस तरह लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि देखते हैं कि किस तरह हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है जी। इसके अलावा जी और फील्ड्स क्या हैं, हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि पहले तो जो बीमारी होती है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके बाद बीमारी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं या रिलैप्स होते हैं उनको कैसे ओवरकम करते हैं मेंटल इफेक्ट्स को रिड्यूस करके, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल और मैनी अदर्स। अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, जो कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फिर फोरेंसिक ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो है वो देखते हैं। फिर हमारे पास इंजीनियरिंग ऐसे होते हैं जो कि मशीन और ह्यूमन के एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड को स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसकी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। के बाद जी हम नेक्स्ट बात करते हैं लिंकेजेस विद इन साइकोलॉजी एंड बियॉन्ड, यानी कि साइकोलॉजी के आपस की जो लिंकेज हैं और उससे बियॉन्ड। अच्छा, द ओवरलैपिंग सब फील्ड आर सम वर्ड ऑब्रेटरी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाइवर्स फील्ड। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट फेस सेवेयर सब फील्ड एंड इंटरैक्ट विद साइकोलॉजिस्ट इन अदर फील्ड, ठीक है। यानी कि डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उनको इमर्ज किया जाता है साइकोलॉजी में, ठीक है, और एक नई फील्ड जनरेट करके उस पर काम किया जाता है। फिर जी साइकोलॉजी एम्बेरस एंड ओवरलैप विद मेनी अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स। जैसे कि बायोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है तो न्यूरो साइंटिस्ट बनते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। इसी तरह मैनी मोर एग्जाम्पल जो हैं वो एक साइकोफिज़िक्स होती है उसको स्टडी किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ जो है वो ओवरलैप भी कर सकती है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एक बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बता रही, बहुत ही ब्रीफ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, ठीक है। इंटरेस्ट इन बिहेवियर एंड द माइंड कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट इन द फिलोसफी, ठीक है। फिलोसफी जो है वो साइंटिफिक साइकोलॉजी ने जन्म लिया था। 1600s के जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि जॉन ल्यूक, जॉर्ज ब्रेकले और डेविड ह्यूम्स, ये क्या करते थे, एम्पिरिसिज्म पर एम्फसाइज करते थे, यानी कि जो भी नॉलेज है वो हमारे जो है सेंसेस के थ्रू आती है, यानी कि हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आती है, यानी कि एम्पिरिसिज्म के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा वो था, इम्पैक्ट था या इन्फ्लुएंस था, और ये इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेज गेन करते थे। फिर उसके बाद अ पर्सन इज़ बॉर्न विद अ टेबुलर रासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेबुलर रासा हमारे पास किसने दिया था, ल्यूक ने दिया था, ठीक है, जॉन ल्यूक ने दिया था। इन्होंने कहा था कि इंसान जो होता है ना वो इन बॉर्न विदाउट एक ब्लैंक शीट होता है, ठीक है, यानी एक ब्लैंक शीट होता है और वर्ल्ड के जितनी भी एक्सपीरियंसेस है वो उसके ऊपर लिखे जाते हैं और वो उसकी नॉलेज का ज़रिया बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इनेट नॉलेज नहीं होती, ठीक है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वही हमें नॉलेज देते हैं और एक्सपीरियंसेस से हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये एक टेबुलर रासा का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, इसको क्विकली देखेंगे क्योंकि इस पर मैं पहले बहुत काम कर चुकी हूँ, ठीक है। विलियम वार्डन ने हमें पता है कि सबसे पहले एक रिसर्च लाइब्रेरी बनाई थी और लेबॉर्ट्री बनाई थी, ठीक है, लिप्सिंग यूनिवर्सिटी में। इसका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या स्टडी करते थे, वो एम्पिरिकल रिसर्च करते थे, यानी कि ऑब्जर्वेशंस करते थे डिफरेंट कॉन्शियसनेस की, यानी कि कॉन्शियसनेस में जितने मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आवर सेंसरी परसेप्चुअल सिस्टम्स होते हैं, इन सब की ऑब्जर्वेशंस किया करते थे। विलियम वार्डन के बाद आते हैं जी एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर जो
चुके थे यूएस में, उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स इंट्रोसेप्शन की डेवलप की थी। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म में आपको पता है कि इंट्रोसेप्शन यूज़ हुआ था। इसमें क्या किया जाता था कि हाईली ट्रेंड सब्जेक्ट केयरफुली डिस्क्राइब ईच एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्शियस सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि एक ही बंदे को लेकर स्टडी किया जाता था। ये कि केस स्टडी नहीं होती थी, लेकिन ये क्या थी कि हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन थी, मतलब कि उससे उसी के ख्यालात के बारे में पूछा जाया करता था। दिस अप्रोच इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। उसके बाद जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आए थे, जिनमें हमारे पास यूरोप में ये इमर्ज हुए थे। ठीक है, पहले देखें जर्मनी में, फिर यूएसए में, फिर यूरोप में। ठीक है, और इसके बाद मैक्स वेदरमीर आए थे, कॉर्ट कॉकॉफ आए थे, और उसके बाद वुल्फगैंग कॉलर आए थे। इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी एज अ होल एक्सपीरियंस को करते हैं, बजाय कि हम सेपरेट पार्ट्स को स्टडी करें। ठीक है, फिर उसके बाद जी सिगमंड फ्रॉइड आए थे। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो ऑस्ट्रिया से थे, और इन्होंने कहा किस पे काम किया था, साइको एनालिसिस के ऊपर काम किया। साइको एनालिसिस पे इन्होंने क्या काम किया था कि इन्होंने बताया कि हमारे जितने भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो रूट बैक करते हैं हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से और डिज़ायर से। ठीक है, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में भी इन्होंने बात की थी। ठीक है, फिर उसके बाद जी इन यूनाइटेड स्टेट विलियम जेम्स की बात हो रही है। विलियम बॉन्डेड गुजर चुके। ठीक है, विलियम जेम्स की बात हो रही है। इन्होंने क्या दिया था हमारे पास, फंक्शनलिज्म दिया था। अच्छा, ये किन से इन्फ्लुएंस थे, चार्ल्स डार्विन से इन्फ्लुएंस थे। और जेम्स की अप्रोच जो थी वो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कॉन्शियसनेस काम कैसे करता है, यानी कि इसका फंक्शन कैसे है, कैसे हम इसको यूज़ करके इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। हमारी जो चेंजिंग परसेप्शंस होती हैं, मेमोरीज होती हैं, मेंटल इवेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से हमारे कॉन्शियस के अंदर काम करते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने बताया था, यानी कि सेपरेट फंक्शंस के ऊपर बात की थी। फिर आते हैं जी जॉन वॉटसन, यानी कि साइकोलॉजी का मशहूर तरीन स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियर साइकोलॉजी या फिर बिहेवियरिज्म। तो इन्होंने क्या किया था कि ये बताते थे कि हमारी जितनी भी मतलब कि ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो मेजरेबल ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। और इनकी जो अप्रोच थी वो बिहेवियरिज्म थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहेवियरिज्म जो है वो डेवलप की थी फर्दर बीएफ स्किनर ने। ठीक है, इन्होंने फंक्शनल एनालिसिस दिया था बिहेवियर का कि किस तरह से कोई भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो हमारे बिहेवियर को शेप कर सकती है। अच्छा जी, फिर आते हैं जी अब साइकोलॉजी काम किस पर स्टडी करी। अब साइकोलॉजी काम करी है मेंटल एक्टिविटीज़ पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे। और बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब न्यू ओपनिंग्स और न्यू वेज क्रिएट की कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग को किस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रोचेज़ टू द साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की साइंस में कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ की जाती हैं। और ये अप्रोचेज़ ऐसी हैं कि अगर आप कोई भी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो ये तीनों अप्रोचेज़ को गुजर कर, इन सारी अप्रोचेस को गुजर कर जो है वो एक डेवलप होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो जी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अप्रोचेस कौन सी हैं साइकोलॉजी की, तो हमारे पास डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिकल अप्रोच अगर यूज़ की जाए तो इसमें हम सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखेंगे कि कैसे जीन्स, कैसे हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो हमारे बिहेवियर और मेंटल इफेक्ट्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, फिर हमारे पास एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट आते हैं या एवोल्यूशनरी अप्रोच आती है। अच्छा जी, इसमें अप्रोच में क्या होता है कि स्टडी करते हैं कि हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एवोल्यूशन के थ्रू किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, उसके मुताबिक जनरेशन टू जनरेशन किस तरह अडेप्टेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म में होती है और किस तरह से बिहेवियर्स और मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो फिटेस्ट टू सर्वाइवल होते हैं। ठीक हो क्या। फिर इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ अप्रोच है वो साइकोडायनामिक अप्रोच यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्राइड ने बताया था हमारे पास कि हमारे अंदर जो होते हैं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कि पर्सन के डिफरेंट बिहेवियर्स को और मेंटल लाइफ को अफेक्ट करते हैं और एज अ डिटर्मेंट जो है उनके अंदर रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद बिहेवियर अप्रोच की। ठीक है, बिहेवियर अप्रोचेस में क्या करते हैं कि ये बिहेवियरिज्म से आई हैं, इसको वॉटसन और स्किनर ने इन पर काम किया था और ये फोकस करती हैं कि किस तरह से बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है और हम बिहेवियर को लर्न कैसे करते हैं। ठीक हो जी, अब एक नई फील्ड इमर्ज हुई है दो, यानी कि जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर सीबी इसको कहते हैं और सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लर्न करते हैं किस तरह से हमारे थॉट्स, एटीट्यूड, बिलीव्स और जो सारे ये मतलब कलेक्टिव सिस्टम है किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है। तो ये भी बेसिकली बिहेवियर अप्रोच में आती है, लेकिन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव अप्रोच की। कॉग्निटिव अप्रोच में देखा जाता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को और उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कॉग्निटिव साइंस क्या है, मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है जिसमें फोकस किया जाता है स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम इन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर और ह्यूमन की जो प्रोसेसिंग है और उसकी डिसीजन मेकिंग है, ये इन सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली देखा जाता है।
ठीक है। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ जाती है हमारे। अच्छा जी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में अगर देखा जाए तो फिनोमेनोलॉजिकल प्रोसेस देखे जाते हैं, यानी कि किस तरह से जो पर्सन है उसकी यूनिक परसेप्शन होती है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उसके थॉट और एक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। तो अब मैंने आपको ये बताना था कि ये सारी अप्रोचेस जो हैं वो डिफरेंट थ्योरीज़ को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करने के लिए, या उनको इवेलुएट करने के लिए, या उनको जो है वो मतलब कि एक सॉलिड ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइवर्सिटी टू साइकोलॉजी की। जी, डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो एज़ डाइवर्सिटी अमंग साइकोलॉजिस्ट हैज़ इंक्रीज़, यानी कि लोग जो हैं वो डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई किस पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है, और रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी क्या है, हमारे लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए, और इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऑल ह्यूमन प्रोबेबली आर अलाइक इन सर्टन बिहेवियर और मेंटल एबिलिटीज़। ऑल न्यू बॉर्न ह्यूमन हैव रिफ्लेक्सेस स्लोली रिसाइड एंड ओवर सेवरल मंथ एंड देयर ब्रेन डेवलप, यानी कि कुछ ऐसे हमारे पास ह्यूमंस के अंदर बिहेवियर्स और मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो कि सेम होती हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, वो सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं जो फर्दर ऑन उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। यानी कि जी, साइकोलॉजी को ओवरऑल यूनिवर्सल एक एप्लीकेबल सब्जेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सोशल कल्चर वेरिएबल्स के बारे में। हमारे कल्चर में हैं डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि जेंडर है, हमारी एथनिसिटी होती है, हमारी सोशल क्लास होती है, हमारा कल्चर होता है, जो कि हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में हमारी वैल्यूज़ आ जाते हैं, रूल्स आ जाते हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं जिनको मतलब गवर्नर किया जाता है, हमारी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीव हैं, ऑक्यूपेशन चॉइसेस हैं, हमारी ग्रुप की कॉमन लैंग्वेज क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ये सारा कुछ हमारे कल्चर में आता है, जो कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस को और हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा जी, अब आपको पता है हमारे पास दो तरह के कल्चर्स होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है जिसपे सिर्फ इंसान जो है वो फोकस करता है अपने पर्सनल गोल्स के ऊपर, बजाय कि जो है वो ग्रुप और फैमिली गोल्स के ऊपर, बल्कि सिर्फ अपनी इंडिविजुअल अपनी सेल्फ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और कलेक्टिविस्टिक कल्चर ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि हमारी फैमिली के बारे में, हमारे वर्किंग ग्रुप्स के बारे में, हमारे जितने भी इंडिविजुअल हमसे रिलेट करते हैं उन सब के बारे में सोचते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर में आता है। ईस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर को मतलब कि ऑपरेट करती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है वो मल्टी कल्चर्स लोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। इसके अलावा होस्टिंग मैनी सब कल्चर्स विद इन देयर बॉर्डर्स, यानी कि डिफरेंट सब कल्चर्स भी पाए जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन क्रॉस कल्चर्स रिसर्च बट ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट इन जनरल एक्सप्लोर सोशल कल्चर वेरिएबल एज साइकोलॉजी स्ट्राइव टू बी साइंस ऑफ ऑल बिहेवियर्स, यानी कि कल्चर्स को भी देखा जाता है। सोशल कल्चर जो इन्फ्लुएंस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें भी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को जाकर स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट द साइकोलॉजी। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग क्लेम एंड मेकिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेल सपोर्टेड एविडेंस, यानी कि हमने क्या करना होता है कि असेस करना होता है क्लेम्स को, जजमेंट बनानी होती है हमारे पास वेल सपोर्टेड जो एविडेंस होते हैं उनके ऊपर। अब 5 मेन क्वेश्चन है जो कि बेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी गुड क्रिटिकल थिंकिंग का बेस बन सकते हैं, और हम साइकोलॉजी में क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, साइकोलॉजी क्रिटिकल थिंकिंग में हम सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन करना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि व्हाट एम आई बीइंग आस्क्ड और बिलीव और एक्सेप्ट, यानी कि हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। फिर उसके बाद इज़ देयर एविडेंस अवेलेबल टू सपोर्ट द क्लेम, यानी कि जिस चीज़ का हम क्लेम करें उसके कोई एविडेंस भी है कि नहीं है। ठीक है, कैन दैट एविडेंस कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन अदर वे, यानी कि जो भी एविडेंस हमारे पास हैं उनको इंटरप्रिटेट करने के कौन से ज़राए हैं, किस तरह से हम उनको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी हमारे पास व्हाट एविडेंस वुड हेल्प टू एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, यानी कि हम किसी भी अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं तो उनको किस तरह से हम एवेल्युएट कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रीज़नेबल कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।